नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्चुअल लर्निंग में। दोस्तों, मैं रजत कुमार मिश्र आप सभी को आज विद डिटेल से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो बीएड के एग्ज़ाम होने हैं उनके बारे में, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। आपके कमेंट्स को भी मैंने उठाया है, आपके कमेंट्स के आधार पर PDF बना करके, और इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं सबको मैंने शामिल किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे मैं बता दूँ कि आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, मैं कौन कौन से डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कि जो क्वेश्चन मोस्ट आप क्वेश्चन होते हैं आपके कहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछते हैं हमसे, उन सभी को मैंने एक जगह पे इकट्ठे करके पूरी PDF बना करके उन सब का डाउट्स मैंने सॉल्व किया है। देखिए दोस्तों, बीएड के प्रैक्टिकल कब होंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं और उनको उनके स्कूल में प्रैक्टिकल पहले हो जाते थे, एग्ज़ाम बाद में होते थे, तो उनका डाउट है कि अभी प्रैक्टिकल तो हुए नहीं, एग्ज़ाम कैसे हो जाएंगे। तो इस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। बीएड एग्जामिनेशन की स्कीम कब आएगी, ठीक है, बीएड की परीक्षा कब होगी, जो कि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। स्कीम आने के बाद कितना समय मिलेगा दोस्तों, ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है जितने भी छात्र होते हैं बीएड के, क्योंकि तैयारी करने का अवसर, मतलब कि एक बार डेट आने के बाद जो असली तैयारी होती है वो स्कीम आने के बाद और एग्ज़ाम से पहले होती है ना। और एग्ज़ाम के मध्य गैप मिलेगा रिवीजन का या नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कैसे पढ़ें, ये भी एक सबसे, ये तो सब प्राथमिकता ये है ना, ये तो सब प्राथमिकता कि आए कैसे, अब कैसे पढ़ें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स क्या हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। आप मुझसे वादा करिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से आपको क्या बताने वाला हूँ, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पूरी PDF दोस्तों लाया हूँ, ये बना के लाया हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत मैंने की है, आपको मैं सब बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहला ये क्वेश्चन डाउट आपका सॉल्व करते हैं कि बीएड के प्रैक्टिकल दोस्तों कब होंगे, ठीक है। दोस्तों, बीएड के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो अक्सर देखा गया है, अक्सर देखा नहीं गया, मतलब मैक्सिमम ये होता है कि जब आपकी परीक्षाएं हो जाती हैं उसके लगभग 15 से 20 दिन में आपके प्रैक्टिकल होते हैं। रिज़ल्ट भले ही उसके 1 ही 2 दिन बाद आ जाए, आप कभी कभी होता है कि आपका प्रैक्टिकल होता है उसके 1-2 दिन बाद रिज़ल्ट आ जाता है। कॉलेज में जैसे आपके नंबर चढ़ाए जाते हैं, मतलब कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने से, या फिर मतलब जितना जी बीएड की स्कीम माना कि 15 दिन की पूरी बनी, ठीक है, वो जैसे बीएड के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अब बात आती है कि बीएड एग्ज़ाम की स्कीम कब आएगी। तो दोस्तों, बात यह है कि बीएड एग्ज़ाम की स्कीम कब आएगी, ठीक है। अगर जो हम बात करें स्कीम की, तो स्कीम दोस्तों 25 जुलाई है, 25 जुलाई को यूनिवर्सिटी एक काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा करा रही है, जो कि एमएड की एंट्रेंस परीक्षा है ना। तो उम्मीद की जा रही है कि 25 से लेकर के 30 के बीच में, जैसे 25 होने के बाद मतलब 26 से लेकर के 30 के बीच में आपकी एग्ज़ामिनेशन स्कीम यहाँ पे जारी कर दी जाए, है ना। कब जारी की जा सकती है? 25 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक, क्योंकि इस डेट में आपकी एक बड़ी परीक्षा लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, बीएड की परीक्षा कब होगी। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, और इसी के लिए तो सब बेचैन है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म भरने थे वो सारे के सारे भरे जा चुके हैं। अब इंतज़ार है स्कीम का, ठीक है। स्कीम जैसे ही बन के तैयार होती है, मतलब 25 से 30 के बीच में आपकी स्कीम जारी कर दी जाएगी। पिछली बार भी ऐसा देखा गया था, 25 से 20 के बीच में स्कीम आ गई थी और 8 तारीख को एग्ज़ाम था। तो मतलब कि वो महीने दूसरे थे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो ये लास्ट डेट, मतलब एक प्रारूप ऐसा ही चल रहा था। तो उस आधार पर भी और एक फैक्ट के आधार पर भी मुझे जो जानकारी मिली अपने बड़ों से, जो बड़े टीचर जो
हैं उन सबसे जो जानकारी मिली वो ये है कि आपका एग्ज़ाम 10 अगस्त के आसपास हो सकता है, 10 अगस्त के आसपास हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद आप सभी का एक क्वेश्चन होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 अगस्त के आसपास। देखिए एग्जैक्ट डेट बिल्कुल तभी मालूम होगी जब आपकी स्कीम जारी होगी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मतलब एक्यूरेट बताया जा सकता है, 90% एक्यूरेट बताया जा सकता है कि आपकी परीक्षा कब होगी। तो 10 अगस्त के आसपास आपकी परीक्षा होना बिल्कुल तय है दोस्तों। और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कमेंट किया कि अभी 200 दिन नहीं पूरे हुए हैं, साकेत विद्यालय वाले बोल रहे हैं, विश्वविद्यालय वाले बोल रहे हैं कि 200 दिन के बाद परीक्षा हो। तो दोस्तों अगर ये बात करें तो 200 दिन पूरे हो चुके हैं। अगर जो इनको परीक्षा सितंबर में करानी होती और परीक्षा लेट करनी होती दोस्तों, तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म ना लाते। जो एग्जामिनेशन फॉर्म आना ही परीक्षा की सबसे बड़ी सूचना है, ठीक है। जब एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं उसके बाद परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसकी मैंने 25 तक बताया है, उसके पहले भी दोस्तों आ सकती है ना, 20 को भी आ सकती है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, मतलब लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, है ना। जैसे मैंने 25 से 30 के बीच में बताया तो सबसे अधिक संभावना उसमें उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन 30 के बाद 30 से ज़्यादा लेट नहीं होगा, ये बात होती है। इसके बाद देखिए कितना समय मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि 15 दिन, मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 15 दिन आपको समय आपको दिया जाएगा। मतलब मिनिमम 1 सप्ताह 7 से लेकर के 15 दिन तक आपका समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। अक्सर जो देखा गया है, जो पिछला मैंने एनालिसिस किया है उस आधार पे मैं अगर जो बात करूं तो लगभग 15 दिन का समय आपको मिल जाता है। 12 से 15 दिन का समय बड़े ही आराम से आपको स्कीम आने के बाद तैयारी करने के लिए दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन आपका है कि एग्ज़ाम के बाद गैप मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। एग्ज़ाम के बाद गैप मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एग्ज़ाम के मध्य में, तो अगर जो हम बात करें गैप की, तो आपके जो 3 पेपर होते हैं दोस्तों, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। जैसे हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो 3 पेपर क्या होते हैं, मतलब कॉमन होते हैं सबके लिए। और सेकेंड ईयर में बात करें उसमें 3 ही पेपर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सबके लिए कॉमन होते हैं। तो जो कॉमन पेपर हैं उसमें आपका कोई भी गैप नहीं मिलेगा अगर जो सरकारी छुट्टी नहीं होती है। अगर जो सरकारी छुट्टी नहीं होती है और बीच में संडे नहीं आ जाता है तो आपका किसी भी प्रकार का उसमें गैप नहीं दिया जाएगा। 3 पेपर लगातार होंगे, इसके बाद आप ऑप्शनल में गैप पा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं फर्स्ट ईयर के पेपर सुबह होते हैं और सेकेंड ईयर के पेपर शाम मीटिंग में होते हैं। तो इतनी जानकारी आपको बिल्कुल मिली। इसके बाद अच्छे नंबर लाने के लिए कैसे पढ़ें, तो अगर जो अच्छे नंबर लाना है और समय आपके पास कम है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प रहता है अवध सीरीज़। अवध सीरीज़ सबसे सटीक आपको कंटेंट देता है और उसके माध्यम से वहाँ से आप नॉलेज लीजिए और वहाँ से आप पढ़िए। इसके बाद परीक्षा में अपने भी शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भरने का, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए। कम से कम 25 से 31 पेज के बीच में आपको लिखना है, इसलिए जो भी अभी आप पढ़िए उसको आप साथ में लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद दोस्तों है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए ये देखिए लाए हैं यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड कैरिकुलम की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक देखिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके दोस्तों। शांति निकेतन, जो शांति निकेतन है लगभग हर वर्ष आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। आपके हर वर्ष ये सारे क्वेश्चन आपके हर वर्ष परीक्षा में घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे इस बार ये शांति निकेतन लॉन्ग में आ गया तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, शॉर्ट में आ जाएगा, नहीं तो वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए शांति निकेतन है दोस्तों, शांति निकेतन। इसके बाद अरविंद जी आ सकते हैं, अरविंदो के बारे में आ सकता है, शांति निकेतन के बारे में आ सकता है ना। वेदांत दर्शन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो ये टॉपिक है ये प्रयोजनवाद, आदर्शवाद
और पाठ्यक्रम, ये सब लॉन्ग के क्वेश्चन हैं। देखिए दोस्तों, आदर्शवाद है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है, ये सब आपके लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको 99% आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के बारे में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव देखिए 2 बार लिख गया है। और शैक्षिक समाजशास्त्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मैंने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सारे बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बौद्धकालीन, देखिए ये भी डबल लिख गया। बौद्धकालीन शिक्षा, बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के द्वारा इसके सिद्धांत बताए गए हैं। बेसिक शिक्षा की शुरुआत गांधी जी ने की थी, है ना, जिसमें मतलब हाथ से स्किल डेवलपमेंट की बात की गई थी। इसके बाद इस्लामी शिक्षा की बात करें तो ये आपका वेरी शॉर्ट से लेकर के शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। विद्या वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट में भी, ठीक है। पाठचर्या, देखिए पाठ्यक्रम, देखिए ये भी डबल लिख गया, बहुत सारी चीज़ें डबल लिख गई। पाठचर्या और जो पाठ्यक्रम है, देखिए इसका नेम ही है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम और पाठचर्या, ये तो टॉपिक वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पाठ्यक्रम और पाठचर्या, ये दोनों चीज़, पाठचर्या क्या है, पाठ्यचर्या की क्या आवश्यकता है, मतलब पूरा पाठचर्या आपको पढ़ना है। उपनिषद, ये अजय दर्शन कहाँ पे लिख गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये सारे टॉपिक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, बिल्कुल एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक इसका ले लीजिए। इतने टॉपिक अगर जो आप पढ़ते हैं, इसके बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे, इसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद मुझे आप बताइएगा कि इतने से जितना मैंने बताया उतने से कितना फंसा। शांति निकेतन, श्री अरविंद, वेदांत दर्शन, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा, यथार्थवाद, शैक्षिक समाजशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, बौद्धकालीन शिक्षा, बेसिक शिक्षा, इस्लामी शिक्षा, विद्या, पाठचर्या और पाठ्यक्रम, उपनिषद और वेदांत दर्शन। हाँ, यहाँ पे वेदांत दर्शन जो है उस यहाँ पे वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया था। इसके बाद हम सेकंड पेपर की बात करते हैं। देखिए सेकंड पेपर के जो आपके टॉपिक थे, कुछ सेकंड पेपर का आपका नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है यहाँ से लेकर के टेट सीटेट, जितने भी आपके आगे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए जो टॉपिक होता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है, जिसमें 2 नाम आते हैं, जीन पियाजे एवं वाइगोस्की का, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद इसके सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है, और भी 1-2 लोग हैं, वर्लीपर्ट ने दिया है। तो ये लेकिन जीन पियाजे एवं वाइगोस्की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं आप पढ़ सकते हैं। ये 100% आपका क्वेश्चन आना ही आना है ना। इसके बाद थार्नडाइक को तो आपको पढ़ना ही है, बिल्ली वाला जो सक्रिय अनुबंधन वाला है ना, नहीं सक्रिय अनुबंधन तो स्किनर का है। जो ये जो एसआर थ्योरी है, स्टिमुलस, हाँ, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सक्रिय अनुबंधन, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन, ये आपको पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चूहों पर प्रयोग इन्होंने किया था, और इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर पे लाइट जला के, है ना, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद अधिगम का अर्थ, परिभाषा एवं सिद्धांत। अधिगम के बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि अधिगम इस बुक का भी नाम है, इस पेपर का भी नाम है। इस वजह से अधिगम से तो क्वेश्चन आना तय है। लेकिन यहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने कोई चीज़ यहाँ पे मैंने सीखी और उसका मैंने यहाँ पे लर्निंग का जो उपयोग हम करेंगे अगली चीज़ को सीखने में हमारे मदद करे या फिर उस काम को हम करें, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सीखा हुआ दूसरी जगह पे हमें काम आ
रहा है तो वो क्या हुआ, अधिगम का स्थानांतरण, मतलब लर्निंग का स्थानांतरण हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन देखिए, जब आप एक एज अ टीचर होते हैं तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है बच्चों के लिए कि बच्चे बोर ना हो जाए, है ना। हर तरीके से बच्चे को समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रोत्साहन वगैरह देना पड़ता है। इसके जितने भी सिद्धांत हैं वो आप अभिप्रेरणा के सिद्धांत मोटिवेशन का पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। ठीक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, बुद्धि आपको पढ़ना है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है कि जब तक बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य नहीं सही होगा तब तक उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी नहीं सही होगा और ना ही तब तक वो सीख पाएगा। देखो, जो आपकी लर्निंग स्किल होती है दोस्तों, वो सब काहे पे निर्भर करती है, बुद्धि पे निर्भर करती है ना। तो आपकी बुद्धि के बारे में जितने भी बिने एवं साइमन एवं जितने भी लोगों ने इसकी परिभाषा दी है, गिलफोर्ड वगैरह, मतलब जो कुछ भी है, जितने भी सिद्धांत हैं, आप सारे सिद्धांत यहाँ से पढ़ेंगे। इसके बाद समायोजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि बच्चा समायोजित अपने आप को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कि आप एक कक्षा में आप एज अ टीचर हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे तेज़ हैं, कुछ बच्चे धीरे हैं ना, तो बच्चा अपने आप को समायोजित कर पा रहा है, उसमें इन्वॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़नी होंगी। इसके बाद दोस्तों क्या है, किशोरावस्था डेवलपमेंट, मतलब कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो आपको पढ़ना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, ये सारी अवस्था। देखिए, शैशवावस्था आपको पढ़ना है, किशोरावस्था आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना, क्योंकि किशोरावस्था एक क्वेश्चन आता है कि जो किशोरावस्था है वो संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ये स्टेनले हॉल का कथन है, इसका विवेचन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पूरा किशोरावस्था के बारे में टॉपिक वाइज लिखना है। और आप सही जहाँ से पढ़ लीजिए, मैंने आपको बताया, अगर जो आपके पास बुक है आप पहले से पढ़ रहे हैं तब तो आप बहुत अच्छे हैं, आप मतलब काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर जो आपने अभी बुक नहीं खरीदी थी, केवल आवाज़ सीरीज़ खरीदी है, तो आवाज़ सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छा दिया गया है ना। जो PD पाठक की बुक है बिल्कुल वैसा ही लगभग सेम दिया गया है, अग्रवाल पब्लिकेशन, और इसमें लगभग आपको सेम टॉपिक मिलते हैं। वो केवल दिखने में आपको पतली दिखती है लेकिन आपको उसमें कंटेंट बहुत सारा मिल जाता है। इसके बाद आपका संवेगात्मक विकास है ना, संवेगात्मक विकास आपको पढ़ना है दोस्तों, संवेगात्मक विकास पढ़ना है, वंशानुक्रम पढ़ना है, व्यक्तिगत मापन पढ़ना है, बुद्धि लब्धि पढ़ना है, ठीक है। और आपका पावलोव का नियम पढ़ना है। पावलोव का कौन सा नियम था आपका, कुत्ते वाला, है ना, कुत्ते वाला आपका पावलोव का नियम पढ़ना है, जिसमें कुत्ता लार बहाता है ना। इसके बाद वृद्धि एवं विकास पढ़ना है, वृद्धि एवं विकास पढ़ना है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद देखिए, समस्यात्मक बालक, कुसमायोजित बालक और पिछड़े बालक, ये जो बालक हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, आप एक बार हम ऊपर से फिर से आपको दिखा देते हैं इस सेकेंड पेपर। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ले लिया होगा आपने, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और एक यहाँ से ले लीजिए। ये इतना सेकंड पेपर में आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है, हो गया होगा ना, ठीक है। इसके बाद थर्ड पेपर काफ़ी अच्छा पेपर है। इसमें आपको टीचिंग स्किल सीखने को मिलती हैं, है ना, जैसे कि शैक्षिक तकनीकी क्या है, अर्थ एवं परिभाषा एवं इसके उद्देश्य। पेपर का नाम ही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT। तो शैक्षिक जो तकनीकी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है ना। कैसे बच्चों के सामने कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाई जाती है जिसके माध्यम से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाते हैं, ठीक है। अनुदेशन क्या है ना। देखो, अनुदेशन क्या है, शिक्षण और आपका क्वेश्चन आ जाता है शिक्षण एवं अनुदेशन में अंतर बताइए। तो देखिए दोस्तों, जब आप क्लास में होते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, है ना, जब बच्चे और टीचर आपस में अंतःक्रिया करते हैं ना, टीचर बच्चों से पूछते हैं, बच्चे टीचर से वहीं पे पूछते हैं, और उनके हाव भाव देखते हुए जो शिक्षण होता है, जो एक्टिविटी होती है, उसको हम शिक्षण कहते हैं, टीचिंग कहते हैं ना, शिक्षण कहते हैं। और अनुदेशन क्या होता है, अनुदेशन ये होता है कि हम क्लास में भी अनुदेशन कर सकते हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं वो अनुदेशन है।
हम पढ़ा रहे हैं वो अन्वेषण है। जैसे मैं आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का अनुदेशन है ना। मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ये मैं आपको एक अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, है ना। इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कहीं भी कभी भी दिया जा सकता है। एक बच्चे ने टीचर से पूछा, फ़ोन कर दिया और इससे पूछ लिया कि सर इस चीज़ के बारे में बता दो, तो सर ने पूरी की पूरा नोट्स बना के लिख के या PDF सेंड कर दिया, कुछ कर दिया, तो टीचर ने उसको अन्वेषित किया, है ना। उसको उसकी टीचिंग नहीं की, उसको पढ़ाया नहीं। फ़ोन करके अगर जो उसको बता दिया टीचर ने तब भी नहीं पढ़ाया। मतलब शिक्षण के लिए जो है क्लासरूम की आवश्यकता श्योर होती है, और लेकिन अन्वेषण के लिए आप कहीं भी सीख सकते हैं। आप सीख रहे हैं, अगर जो न्यूज़पेपर से, आप पत्रिकाओं से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है, आपका अन्वेषण है ना। वो अन्वेषण के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है। लेकिन आप क्लास में है तो वो शिक्षण है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपका यहाँ से एक आसान वे में समझा भी दिया। अब क्या है, देखिए, क्रियात्मक अभिक्रमित अन्वेषण एवं इसके सिद्धांतिक अभिक्रमित अन्वेषण को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो इसके एक स्टेप होते हैं, और ये एक प्लान करके मतलब अन्वेषित किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से आपको आपकी सीरीज या बुक में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर जो आपको आवश्यकता होती है इन सब टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन की, तो मैं बिल्कुल एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे से कमेंट करके बोलना होगा, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है PDF बनाने में, इसके बाद बोलने में, बताने में, है ना। इसके बाद मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, है ना, बता पाऊंगा। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपका आ सकता है। ये एक एक क्वेश्चन दोस्तों, एक एक टॉपिक आपके परीक्षा में आने वाला टॉपिक है। आप जब आपकी परीक्षा होगी तब आप देख लीजिएगा कि जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उसमें से कितना फंसा है। मुझे लगता है कि जितने मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, इसमें से 90% आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। इसके बाद व्यक्तिगत अन्वेषण, है ना, आपका क्या हो गया, व्यक्तिगत अन्वेषण आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, है ना। व्यक्तिगत अन्वेषण आ सकता है आपका। इसके बाद प्रणाली उपागम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये दोस्तों जो सिस्टम अप्रोच है, मतलब प्रणाली उपागम है, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, और ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ होने की वजह से एग्जामिनर बच्चों को घुमाने की वजह से ये ज़रूर देता है। प्रणाली उपागम को समझना थोड़ा सा टफ होता है, इसको बोलते हैं सिस्टम अप्रोच, ठीक है। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के सिद्धांत के बारे में। संप्रेषण में एक मतलब लिसनर होता है, एक बोलने वाला होता है, मीडियम होता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और क्या बोला जा रहा है ना, और ये सारी चीज़ें होती हैं जितनी भी। इसके बाद कंटेंट होता है ना, भाषा प्रयोगशाला। हाँ, यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया, भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीसीटीवी, ये जो देखो, ये टॉपिक आपका आ सकता है। ये वाला आपका लॉन्ग का क्वेश्चन बनेगा, ये आपका लॉन्ग का क्वेश्चन बनेगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। और इंटरनेट का शिक्षा में महत्व, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप दिन रात इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और कंप्यूटर के बारे में, उसका फुल फॉर्म वगैरह, मतलब आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखने की कंटेंट की आवश्यकता होती है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे चीज़ें याद आती जाएंगी। इसके बाद देखिए, थर्ड पेपर में और क्या है, इग्नू। ये जो इग्नू का टॉपिक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, तो जो ये आपका इग्नू वाला है, पत्राचार वाली जो शिक्षा आपकी कराता है, इसको आपको पढ़ना है। और ये टॉपिक आपका दोस्तों लॉन्ग में कम पूछा जाता है, शॉर्ट में 5 या 6 नंबर में आपका पूछा जाता है। शिक्षण के प्रमुख स्तर, शॉर्ट या लॉन्ग का क्वेश्चन है। शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत लॉन्ग का क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। शिक्षण की युक्तियाँ बिल्कुल आ सकता है ना।
बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाया हूँ। सूचना संप्रेषण तकनीकी अर्थ, विशेषता, परिभाषा, प्रयोग, इसके बारे में आईसीटी के बारे में आप जितना भी अधिक पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक लॉन्ग का क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% आपको मिलना तय है। ठीक है, लॉन्ग का क्वेश्चन आपको लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपको मिलना तय है। इसके बाद शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी आपको पढ़ने हैं। देखिए ये टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी या शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दोस्तों सबसे पहले किसने किया? ब्लूम ने किया, बेंजामिन ब्लूम ने किया, है ना। और ब्लूम ने इसको 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन से थे? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। उसके जो पूरे अवयव हैं उसका चार्ट आप तैयार कर लीजिए, है ना। उससे रिलेटेड देखिए इसमें जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और जो क्रियात्मक 2 हैं लास्ट के, भावात्मक और क्रियात्मक को किसी और ने जोड़ा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनको अलग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपसे ये पूछता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में वर्गीकरण कीजिए और इसके ज्ञानात्मक उद्देश्य का विवेचन कीजिए। जैसे ज्ञान बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, इसके इतने तत्व हैं ना। तो इसको जो है आप वहाँ पे आपको डिटेल से बिल्कुल लिखना होगा। इसके बाद बुनियादी शिक्षा किसकी है? गांधी जी की, है ना। बुनियादी शिक्षण के प्रतिमान आपको लिखना है, क्योंकि ये प्रतिमान जो आप सब देख रहे हैं ये आपको वहाँ पे परेशान कर सकता है अगर जो आपने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, आपने नहीं पढ़ा। और कोमल एवं कठोर उपागम तो आपका आना तय है। आपके किस पेपर में आना तय है ये दोस्तों? ये आपके थर्ड पेपर में और शॉर्ट क्वेश्चन में 5 से 6 नंबर में आपका आना तय है। दत्त कार्य नीति आपको पढ़नी है। दत्त कार्य की आपको असाइनमेंट ये पूछा जा सकता है, 2 भी नंबर में पूछा जा सकता है और 5 से 6 नंबर में पूछा जा सकता है। लॉन्ग का क्वेश्चन ये नहीं है। दूरदर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो आपके जो आगे के 2 पेपर हैं, अगर जो आपने मैथमेटिक्स लिया हुआ है और फिजिकल साइंस लिया हुआ है तो ये अगर जो आप थर्ड पेपर में पढ़ लेंगे तो थर्ड पेपर में भी आएगा, और फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। और ट्यूटोरियल टेक्निक आपको पढ़ना है। इंटरनेट एंड ई लर्निंग यहाँ से पढ़ना है ना। ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थे। मैं एक बार इसको भी पूरा फुल कर देता हूँ और आप इससे स्क्रीनशॉट यहाँ पे थर्ड पेपर का ले लीजिए और ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए। बस आपके बहुत ही अच्छे नंबर 80% के आसपास आपके नंबर आ जाएंगे। देखिए यहाँ से आपने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए। सारे टॉपिक जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो टॉपिक है ना ये आपके 3 पेपर में पूछा जाता है। थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर एवं फिफ्थ पेपर जितने भी थर्ड पेपर से पेपर होते हैं उसमें सब में ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है। पिछले साल नहीं, इसके पहले मतलब 2 साल पहले ये तीनों में क्वेश्चन मिला था, तीनों में आया था क्वेश्चन। थर्ड पेपर में शॉर्ट में पूछा गया, फोर्थ पेपर में लॉन्ग में पूछा गया और फिफ्थ पेपर में फिर शॉर्ट में पूछा गया। अब सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी, है ना। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज मैंने आपसे वादा किया था कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं वो आप सभी के लिए लाऊंगा। और आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आपको मतलब मेरी बताई गई चीज़ सही लगी हो और मेरी मेहनत को अगर जो आप समझते हैं, ये सब बनाने में मैंने ये सब पूरा PDF अपने हाथ से बनाया हुआ है, लिखा हुआ है ना, टाइप किया हुआ है। अगर जो आप मेहनत को हमारी समझते हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। थैंक यू।